हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली रियल मैड्रिड ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 जीत लिया एंड इसी के साथ रियल मैड्रिड फैंस ने थोड़ी चैन की सांस ली होगी। कल रियल मैड्रिड ने सेविया को 4-2 हराया एंड इसके साथ साथ ला लीगा रेस में अपनी कंटेंडरशिप भी बनाए रखी है। अब बार्सिलोना पर उनकी एक एडवांटेज भी है। अभी सब अच्छा सा लग रहा है, शायद ट्रेडमार्क रियल मैड्रिड वापस आ गई है, बट 2024 हमेशा ऐसा नहीं था। ये साल रियल मैड्रिड के लिए काफी अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा रियल मैड्रिड के लिए साल 2024, जिसमें हम देखेंगे इनके टैक्टिकल चेंजेस, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, स्ट्रगल्स, कौन कौन से चैलेंजेस अभी इन्हें 2025 में पार करने हैं एंड आखिरी में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो शायद हर रियल मैड्रिड फैंस के दिमाग में होंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। तो रियल मैड्रिड का 2024 सीजन एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ जब इन्होंने यूएफा सुपर कप अपने नाम किया। उसके साथ साथ फाइनली एक होम कमिंग भी हुई हम सबके फेवरेट किलियन एम्बापे की। एंड जैसा कि सबको लग ही रहा था, एम्बापे ने पहले ही मैच में गोल स्कोर किया। यहाँ एक प्रॉमिसिंग शुरुआत हमें दिखी। लग रहा था एक नॉर्मल सीजन वापस आ गया है एज पर रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड्स, पर आगे ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद लगा कि रियल मैड्रिड को नजर लग गई है, क्योंकि हमें कुछ सिग्निफिकेंट सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि अल क्लासिको में 4-0 की डिफीट, उसके बाद एसी मिलान के अगेंस्ट शॉकिंग 3-1 लॉस, इन साथ में कंप्लीट टैक्टिकल मेसअप हमें यहाँ पर देखने को मिला। और कई क्रूशल मैचेस में डिफेंसिव कोहेरेंस में टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई। इन मैचेस ने एंचेलोटी के डिसीजंस और टैक्टिक्स पर सवाल खड़े कर दिए। इवन उनके कोच बने रहने पर भी सवाल यहां पर उठने लगे थे। इसने हमें यह भी दिखाया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइनअप का पूरा पोटेंशियल लेवरेज करना उनके लिए आसान नहीं रहा। शायद जो लेसन हमने अपने गैलेक्टिको एरा से सीखा था वो हमें वापस यहां पर रिक्रिएट होता हुआ दिखने लगा। इन डिफीट्स ने रियल मैड्रिड के स्ट्रैटेजिक इश्यूज को हाईलाइट किया और प्लेयर्स की एक्चुअल कैपेबिलिटीज और कोच की वियर्ड टैक्टिक्स के बीच एक क्लियर गैप हमें बहुत बड़े लेवल पर यहां पर देखने को मिला। इसके बाद आती है दूसरी प्रॉब्लम जो हमने इस सीजन झेली थी, जिसका नाम था इंजरीज। इस सीजन मैड्रिड ने रिकॉर्ड 27 इंजरीज फेस की। इंजरीज का रेट इवन मैचेस प्लेड के रेशियो से भी ज्यादा चला गया। क्रूशल डिफेंडर्स जैसे कि मिलिटाओ, कार्वेल, डेविड अलाबा तो एसीएल की वजह से पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए, जिसकी वजह से डिफेंस ओपन हो गया और मैड्रिड ने कितने ही गोल्स कंसीड किए। खासकर मिलिटाओ की इंजरी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अभी जल्दी ही एसीएल इंजरी से वापस आए थे एंड दोबारा दूसरे पैर में एसीएल इंजरी यहां पर हो गई। तो इस पूरे सीजन मैड्रिड दूसरी टीम्स के अगेंस्ट कम बट इंजरी से ज्यादा स्ट्रगल करती हुई नजर आए रखा। पर हर स्टोरी की तरह सब कुछ प्रॉब्लमैटिक नहीं था। ये सीजन भी विनीसियस जूनियर वापस से एक शाइनिंग स्टार बनकर आए। वही सेम ओल्ड मैजिक, एजिलिटी, स्किल्स और क्रूशल मोमेंट्स में कंसिस्टेंटली गोल करने की एबिलिटी ने हमें कंपटीशन में बनाए रखा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था उस टीम की उस टाइप की परफॉर्मेंस देखकर। पर वहीं दूसरी तरफ किलियन एम्बापे का इंटीग्रेशन, जो कि पहले लग रहा था बिल्कुल मक्खन की तरह हुआ है, जिसका सबको बहुत इंतजार था, वो वैसा नहीं रहा। वो कंटिन्यूस स्ट्रगल करते दिखे। एम्बापे को प्राइमरली एक सेंट्रल रोल में पोजीशन किया एंचेलोटी ने, जो उनके नेचुरल अटैकिंग इंस्टिंक्ट और प्ले मेकिंग फ्लेयर के साथ क्लैश करता हुआ नजर आया। इससे उनका अडैप्टेशन प्रोसेस स्लो रहा और उनकी एबिलिटीज का पूरा मैजिक हमें देखने को नहीं मिला। खासकर लेफ्ट विंग पर विनीसियस के साथ उनके ओवरलैपिंग मूवमेंट्स बिल्कुल बेकार लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है। इस पोजीशनिंग कॉन्ड्रम का कई क्रूशियल मैचेस को इफेक्ट किया। सबको लगने लगा था कि मैड्रिड ने शायद एम्बापे को लेकर अपनी ऑलरेडी सेटल्ड टीम को बर्बाद कर लिया है। लग रहा था कि सब डाउनहिल जा रहा है। लग रहा था मैड्रिड यूसीएल से भी बाहर हो जाएगी एंड ला लीगा भी शायद इनके हाथ से निकल जाएगा। बट तभी रियल मैड्रिड के सीजन में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो भी एक हार से। जी हां, बिलबाओ के अगेंस्ट वाले मैच के बाद से। वैसे तो इसमें मैड्रिड 2-1 से हार गई थी, पर इस मैच ने एंचेलोटी को अपना सिस्टम चेंज करने पर मजबूर कर दिया, जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने की जूड बेलिंगम को वापस नंबर 10 पोजीशन पर खिलाने की एंड फॉर्मेशन को वापस से 4-2-3-1 करने की, जिसकी वजह से फेडे वेलवर्डे को पिवट में खेलने का मौका मिला, जो कि उनकी बेस्ट पोजीशन है। इससे पहले एंचेलोटी 4-4-2 फ्लैट फॉर्मेशन में खेल रहे थे, जिसमें बेलिंगम एंड वेलवर्डे दोनों ही लेफ्ट मिड एंड राइट मिड खेल रहे थे, जो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं थी एंड इसीलिए दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। 4-2-3-1 करने के बाद से मैड्रिड ने 5 मैच खेले, जिसमें से उन्होंने 4 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया। बट इससे भी ज्यादा जरूरी चीज कि इन 5 मैचेस में ट्रिमेंडस 16 गोल स्कोर किए हैं। ना सिर्फ गोल्स बड़ी बात है, ये कि फाइनली हमें हमारा बैलेंस मिल गया विद द मिडफील्ड पिवट ऑफ वेलवर्डे कामाविंगा या फिर वेलवर्डे सेबेयोस के साथ। पर इन सब चीजों से अलग मैड्रिड का ये रिडेम्पशन एक प्लेयर की बात करे बिना अधूरा रह जाएगा, और मैं बात कर रहा हूं जूड बेलिंगम की। ये सीजन शायद उनका अब तक के करियर का सबसे बेस्ट सीजन रहा होगा। गोल्स, असिस्ट, इंटरसेप्शन, पासेस, आप जो भी सोच सकते हैं, उन्होंने हर चीज से कंट्रीब्यूट किया, खासकर रीसेंट परफॉर्मेंसेस में। बेलिंगम ने भी इस सीजन इनिशियली स्ट्रगल किया था, पहले अपनी वियर्ड पोजीशन की वजह से, जिसकी हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, और फिर एक मसल इंजरी की वजह से, जिसने उन्हें 3 वीक्स के लिए साइडलाइन कर दिया था। लेकिन जैसे ही कार्लो एंचेलोटी ने अपनी गलती सुधारी एंड उन्हें वापस उनकी
नेचुरल नंबर 10 वाली पोजीशन में शिफ्ट किया, बेलिंगम ने अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने इस सीजन ला लीगा में 5 गोल्स की एक नोटेबल गोल स्ट्रीक बनाई, जो उनकी यूजुअल मिडफील्ड ड्यूटीज के साथ साथ उनकी स्कोरिंग कैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट करती है। अब होपफुली मैड्रिड अपने ट्रैक पर वापस आती दिख रही है, एम्बापे वापस फॉर्म में आते दिख रहे हैं, रॉड्रिगो गोल स्कोर करने लगे हैं, बट स्टिल कुछ सवाल है जिनके जवाब शायद हम सब रियल मैड्रिड फैंस सोच रहे हैं। फर्स्ट, क्या किलियन एम्बापे फाइनली फॉर्म में वापस आ गए हैं? उनके रीसेंट परफॉर्मेंसेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिख रही है, वो गोल्स असिस्ट दे रहे हैं, अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, अच्छे रन्स बना रहे हैं, तो हाँ शायद रियल मैड्रिड का टर्टल वापस फॉर्म में आ गया है। लेकिन क्या वो इस सेंट्रल रोल को कंप्लीटली अडेप्ट कर पाएंगे, ये देखने की बात है। सेकेंड, टोनी क्रूज की एब्सेंस का एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट पड़ा है मिडफील्ड पर? हम सब जानते हैं कि क्रूज की लीडरशिप, विजन और पिन पॉइंट लॉन्ग बॉल्स टीम के अटैक्स को ऑर्केस्ट्रेट करने में वाइटल रोल अदा करती थी, एंड मैड्रिड ने उनके बिना काफ़ी स्ट्रगल किया है। हालांकि सिबायोस को उनका ड्यू क्रेडिट हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई है, बट स्टिल मैड्रिड इज मिसिंग टोनी क्रूज। बिना उनके मैड्रिड को मिडफील्ड डोमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनकी वो क्लासिक रिदमिक गेम प्ले जो है उसको रिक्रिएट करने में शायद थोड़ा सा टाइम और लगेगा। थर्ड, क्या विंटर ट्रांसफर विंडो में मैड्रिड को किसी को बाय करना चाहिए? मेरे ख्याल से डिफेंस एक प्रॉब्लम एरिया मैड्रिड के लिए अभी भी है, तो शायद एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक और खासकर एक राइट बैक की हमें जरूरत है। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड जैसे प्लेयर्स के साथ मैड्रिड का नाम जुड़ा जरूर है, बट आई गेस लिवरपूल का इतना अच्छा सीजन छोड़ के वो नहीं आएंगे। शायद डियागो डैलो जैसे प्लेयर के लिए हमें जाना चाहिए, साथ ही शायद मिडफील्ड रीइंफोर्समेंट्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बेटर बैलेंस और कंट्रोल के लिए। लास्टली, सबसे मेन क्वेश्चन, क्या मैड्रिड इस सीजन को रिडीम कर पाएंगे और टाइटल्स के लिए कंपीट कर पाएंगे? देखिए, टीम में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। एंचेलोटी को सही स्ट्रैटेजिक ट्वीक्स करने होंगे और शायद कुछ की एडिशंस भी। यंगस्टर्स को भी मौका देना होगा, बहुत स्मार्टली सारे प्लेयर्स के मिनट्स मैनेज करने होंगे, सबको रेस्ट देना पड़ेगा, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो रीइंफोर्समेंट्स मिल जाती हैं इस ट्रांसफर विंडो में, तो आई एम श्योर मैड्रिड को इस सीजन कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे हिसाब से येस, मैड्रिड इस सीजन भी टाइटल जरूर जीत के लाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था रियल मैड्रिड के 2024 सीजन का हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके क्या व्यूज हैं मैड्रिड के सीजन की परफॉर्मेंस एंड उनके प्रॉस्पेक्ट को लेके।